हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी होने वाला है। तो इससे पहले जो है मैंने रजिस्ट्रेशन के फुल इंट्रोडक्शन और उसके मीनिंग के ऊपर जो है वीडियो बनाई थी। तो जिसने भी वो वाली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उसको आप वॉच कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है ये प्रोविजन है रिगार्डिंग पर्सन्स। हम आज प्रोविजंस पढ़ेंगे जो कि पर्सन लायबल हैं, जिनको जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना अंडर जीएसटी। तो उनके रिगार्डिंग जो है क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि नॉर्मल सप्लायर क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी नॉर्मल सप्लायर है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करता है, स्पेसिफाइड लिमिट जो होती है, यानी कि इससे पहले जब मैंने मीनिंग की बात करी थी तो आपको बताया था कि नॉर्मल अगर स्टेट है कोई इंडिया की तो 40 लाख से अगर टर्नओवर किसी भी बिजनेस का एक्सीड करता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो स्पेसिफाइड जो है लिमिट 40 लाख की है। और जो स्टेट्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि हो गए आपके मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, इनमें जो है 20 लाख तक की स्पेसिफाइड लिमिट तय की गई है। तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं कि अगर जो है नॉर्मल सप्लायर जो है उस स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर जाता है, यानी कि 40 लाख या 20 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा। So every supplier shall be liable to be registered under GST Act। तो वो जो है, वो जो पर्सन है वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है, जो वो बिजनेस चला रहा है, रन कर रहा है, वो पर्सन जो है, सप्लायर जो है, वो लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अंडर जीएसटी एक्ट में। ठीक है, इफ ही क्रॉसेस फॉलोइंग थ्रेशहोल्ड लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अब कौन कौन सी थ्रेशहोल्ड मतलब मैक्सिमम लिमिट्स हैं जो हैं, अगर वो उसको क्रॉस करता है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट। जनरल कैटेगरी स्टेट यानी कि जो नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड हिल स्टेट नहीं है, वो सारी स्टेट जो है वो जनरल कैटेगरी में आती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिक्किम, नागालैंड हो गया, आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारी जो है हिल स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट हैं, इनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम जनरल कैटेगरी स्टेट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट हैज बीन डिस्कस्ड हियर अंडर। तो थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है जनरल कैटेगरी के लिए वो देखते हैं, जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए वो देखते हैं। तो ए पॉइंट क्या है कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो जो भी सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज का, चाहे वो गुड्स का सप्लायर है, चाहे वो सर्विसेज का सप्लायर है, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लायर है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बी पॉइंट क्या है कि इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी में वो ऐसी सप्लाई कर रहा है जो टैक्सेबल है, तो भी वो सप्लायर जो है वो लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी के अंदर। ठीक है, नाउ द पॉइंट सी इज इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 40 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक साल में उसका जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर जो है, वो अगर 40 लाख से एक्सीड करता है, 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर अगर वो करता है, तो जो है वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी के अंडर। आगे क्या दे रखा है कि हाउ एवर द लिमिट ऑफ 40 लाख विल बी रिड्यूस टू 20 लाख
इफ द पर्सन इज कैरिंग आउट बिजनेस इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, मतलब कि 40 लाख तो होगी नॉर्मल कैटेगरी जो स्टेट है, जनरल कैटेगरी स्टेट में उनमें तो 40 लाख की जो है लिमिट होगी, और जो 20 लाख है वो हिल स्टेट्स जो हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गई इंडिया की, उनके लिए जो है 20 लाख जो है, अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाता है तो वो पर्सन जो है लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर जीएसटी के। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड, थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं, वहां पे जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनके लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो द एक्सप्रेशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो ये टर्म है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इसका ये मतलब है कि शेल मीन द स्टेट्स एज स्पेसिफाइड इन सब क्लोज जी, मतलब वो स्टेट्स जो जीएसटी एक्ट के सब क्लोज जी में मेंशन है, स्पेसिफाई है, ठीक है, क्लोज 4 के सब क्लोज जी में जो है ये स्पेसिफाई की गई है, मेंशन की गई है जीएसटी एक्ट के आर्टिकल 279A के तहत। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि करंटली असम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारी स्टेट जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर कोई बिजनेस करता है और उनका टर्नओवर जो है पूरे साल का 20 लाख से ज्यादा हो जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे अंडर जीएसटी। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अब एक टर्म निकल के आई थी कि एग्रीगेट टर्नओवर, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में आता है जीएसटी एक्ट के। तो द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होगी और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होगी, मतलब जो सप्लाई टैक्सेबल है वो भी इंक्लूड होगी और जो सप्लाई एग्जेम्प्ट है, मतलब जो टैक्सेबल नहीं है, वो भी जो है एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाएगी। एक्सपोर्ट भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर वो भी। इंटर स्टेट सप्लाई वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में ही काउंट होगी। ठीक है, तो द टर्नओवर ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन, यानी कि उस पर्सन का जो टर्नओवर है, उसके बिजनेस का जो टर्नओवर है, हैविंग द सेम पैन, सेम पैन मतलब अगर उसके जो टर्नओवर का जो भी है, अगर उसका सेम पैन है यानी कि सेम परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो मस्ट बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी कि वो जो है उसको पूरे को हम कंप्यूट करेंगे ऑल इंडिया बेसिस पर। नाउ द ई पॉइंट इज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस विद सेम पैन। इसका क्या मतलब हुआ कि एग्रीगेट टर्नओवर में हम टोटल टर्नओवर को इंक्लूड करेंगे सभी ब्रांचेस की जिनका सेम परमानेंट अकाउंट नंबर है। ठीक है, ब्रांचेस चाहे कितनी भी हो, अगर उनका पैन नंबर सेम है, ठीक है, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो सेम है, तो वो जो है टोटल टर्नओवर जो है वही इंक्लूड होगी एग्रीगेट टर्नओवर में उनकी। ठीक है, जितनी भी ऑल ब्रांचेस की टोटल टर्नओवर है उनको सबको मिला के जो है एग्रीगेट टर्नओवर बोला जाएगा। नाउ द एफ पॉइंट इज वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स सर्विसेज, एक्सपोर्टेड गुड्स सर्विसेज, interstate supplies between district by person having same PAN are to be included in aggregate turnover। मतलब जो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी कि जो टैक्सेबल नहीं है वो भी, एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जिनको हम फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी, इंटरस्टेट सप्लाई वो भी इंक्लूड होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट के बिटवीन हो रही है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो रही है, वो भी इंक्लूड होगी एग्रीगेट टर्नओवर में। ठीक है, लेकिन बाय पर्सन हैविंग सेम पैन, लेकिन जो पैन नंबर है वो सेम होना चाहिए, तभी जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाएगी। नाउ द जी पॉइंट इज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल सप्लाईज। एग्रीगेट टर्नओवर में बेसिकली सारी सप्लाईज को इंक्लूड किया जाता है मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। जो भी टैक्सेबल पर्सन जो है वो सप्लाई कर रहा है, उन सभी सप्लाई को जो है एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाता है।
वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स, या चाहे वो उसके खुद के अकाउंटों से हो या फिर जो है उसके बिहाफ पे किसी भी जो है उससे हो। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन is required only for a place of business from where taxable supply takes place। मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगा ओनली फॉर ए प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस, मतलब कि जहां से टैक्सेबल सप्लाई जो है वो हो रही है। ठीक है, जहां से मतलब हो रही है वो प्लेस, तो वो प्लेस जो है वो भी रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए कि कहां से हो रही है ये टैक्सेबल सप्लाई। तो ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज ईच प्लेस, कि मतलब जो पर्सन है वो उसको जो है जहां जहां से भी वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, जिस जिस प्लेस से कर रहा है बिजनेस के इंडिया में, ठीक है, फ्रॉम वेयर, तो उसको रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, फ्रॉम वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस, ठीक है, जहां जहां से भी वो टैक्सेबल सप्लाई जो है उसकी हो रही है वहां से। हाउएवर ए सप्लायर इज नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो सप्लायर है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होगा अगर जो है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की वो सप्लाई कर रहा है जो कि जीएसटी के तहत एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो जो है उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें जो है जीएसटी जो है नहीं लगता, यानी कि एग्जेम्प्ट है वो जीएसटी से, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की अगर वो सप्लायर सप्लाई कर रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट इज टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज आर रिक्वायर्ड टू माइग्रेट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो टैक्स पेयर पहले से रजिस्टर्ड थे किसके अंडर, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के अंडर, तो उनको जो है माइग्रेट होना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी एक्ट में माइग्रेट होना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी के तहत उनको रजिस्ट्रेशन फिर से कराना पड़ेगा। क्या पॉइंट है इसका ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो क्या बोल रहा है कि ऑल द टैक्स पेयर्स हु वर रजिस्टर्ड अंडर वेरियस अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, कि जो टैक्स पेयर जो थे वो पहले से ही रजिस्टर्ड थे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में, तो वो जो है लायबल हैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड होने के लिए, यानी कि वो लायबल माने जाएंगे, उनको द रजिस्ट्रेशन जीएसटी के तहत कराना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी के अंडर। तो विद इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे व्हेन द जीएसटी एक्ट केम इनटू फोर्स, दैट इज 22 जून 2017, मतलब जब ये जीएसटी एक्ट लागू हुआ था 22 जून 2017 को, तब से ही वो लायबल हो जाते हैं। ठीक है, सच टैक्स पेयर्स हैव बीन इशूड अ प्रोविजनल आईडी एंड पासवर्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव टैक्स डिपार्टमेंट्स। तो वो जो टैक्स पेयर हैं उन्होंने जो है प्रोविजनल आईडी अपनी ऑलरेडी इशू की गई है होती है, पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी इशू किया होता है बाय देयर रिस्पेक्टिव टैक्स डिपार्टमेंट, उनके जो भी टैक्स डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। तो ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जीएसटी कॉमन पोर्टल है उसमें उनको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे कि दे रखा है कि www.gst.gov.in, इस अगर पोर्टल में वो लॉगिन करेंगे, ठीक है, अपनी जो भी फिलअप करेंगे रिक्वायर्ड डिटेल्स को एंड अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी उनको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दे हैव प्रोवाइडेड रिक्विजिट डिटेल एंड ARN यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ठीक है, तो इस कम्युनिकेटेड देम, इसका ये मतलब है जब वो अपनी डिटेल उसमें भर देंगे तो उनको जो है ARN नंबर मिलेगा, एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो वंस अ टैक्स पेयर हैड ऑब्टेन्ड द ARN, एक बार अगर टैक्स पेयर को जो है ARN नंबर मिल जाता है तो ही वुड गेट माइग्रेटेड टू जीएसटी, तो वो जो है जीएसटी में माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, विद इशू ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, जो भी उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है इशू होते हैं, एंड वुड रिसीव अ प्रोविजनल GSTIN, और उसको जो है GSTI यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उनको दिया जाता है, ठीक है, वो रिसीव करते हैं। अब जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GSTIN वुड बी ग्रांटेड विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटेड डे। तो और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उनको 6 महीने के भीतर, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर जो है दे दिया जाता है, और GSTIN भी दे दिया जाता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। Now the fourth point is person liable for registration in case of transfer of business। अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस ट्रांसफर करता है तो वो पर्सन जो है लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस मतलब जो भी ट्रांसफरी होगा, जो रिसीव कर रहा है उस बिजनेस को, वो। तो वेयर ए बिजनेस इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, यानी कि मान लो कि कोई बिजनेस चला रहा था, उसने अपने बेटे को दे दिया अब वो बिजनेस, ठीक है, अब उसका जो है बेटा रन करेगा जो भी बिजनेस है, तो जो है और एनी अदर रीजन, और या फिर किसी और रीजन की वजह से किसी और पर्सन को जो है वो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, तो जो बिजनेस है वो चल रहा है, ठीक है, तो द ट्रांसफरी, और जो ट्रांसफरी होगा यानी कि जो बिजनेस को रिसीव करेगा, जो अब चलाएगा बिजनेस को, ठीक है, तो इज टू बी रजिस्टर्ड, उसको जो है रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, यानी कि जब वो बिजनेस का ट्रांसफर हो रहा है उस डेट से जो है वो लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के अंडर, GST के तहत, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसफरी इन केस ऑफ अमेलगेमेशन और डीमर्जर। तो अब जैसा हमने ऊपर पढ़ा था ऊपर वाले पॉइंट में कि ट्रांसफरी यानी कि जो रिसीव कर रहा है बिजनेस, तो अब पहले तो उसको पूरा बिजनेस मिल रहा था, ठीक है, तो उसके तहत जो है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था, ठीक है। तो अब इस पॉइंट में क्या है, 5th वाले में, कि अमेलगेमेशन और डीमर्जर के केस में क्या होगा ट्रांसफरी। तो वेयर द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड परसुएंट टू सेक्शन ऑफ ए स्कीम, ठीक है, अगर जो बिजनेस है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है, परसुएंट टू सैंक्शन ऑफ ए स्कीम, यानी कि जो है उसको जो है जरूरी लीगली जो है वो स्कीम के तहत या अमेलगमेशन के लिए जो है, डीमर्जर या अमेलगमेशन के लिए, 2 और मोर कंपनीज परसुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ ए हाई कोर्ट। तो चाहे 2 कंपनी हो रही है या 2 से ज्यादा अमेलगमेट हो रही हैं, तो उनको जो है हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल से ऑर्डर लेना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। तो उन ऑर्डर जो भी हाई कोर्ट ऑर्डर देंगे उनके अनुसार ही जो है द ट्रांसफरी इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट, जो ट्रांसफरी है तभी वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, विच ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यही था आज का जो टॉपिक, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि thus the provisions relating to person liable for registration under GST can be understood clearly from the given explanation, ठीक है। तो प्रोविजन जो भी थे हमने पढ़े, जो भी पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए GST के तहत, तो वो कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली, तो हमें अंडरस्टूड हो चुके हैं, ऑलरेडी समझ आ चुके हैं जो भी हमने आज एक्सप्लेनेशन पढ़ी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।